नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। अर्धसैनिक बलों और चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी ने बहुत जोरदार हमला बोला है। दोस्तों, 5 टीएमसी कार्यकर्ता जो कि कूच बिहार में सीआईएसएफ की फायरिंग में मारे गए। ममता बनर्जी ने एक बहुत ही कड़े शब्द का इस्तेमाल किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि यह एक नरसंहार है। यहां तक कि पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने भी कहा है कि आजाद भारत के इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जहां सीआईएसएफ ने 5 राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गोली मार दी, जबकि टकराव 2 दलों के बीच हो रहा था। एक तरफ बीजेपी थी, एक तरफ टीएमसी थी और दोनों ही हिंसा का इस्तेमाल कर रहे थे, मगर सीआईएसएफ ने किसको गोली मारी? टीएमसी के कार्यकर्ताओं को। तो जाहिर सी बात है, इस मुद्दे को लेकर पक्षपात उठना जरूरी है। ममता बनर्जी आग बबूला हैं और उन्होंने करारा हमला बोला है, न सिर्फ सीआईएसएफ पर बल्कि चुनाव आयोग पर भी। उन्होंने कहा है कि देखिए, सीआईएसएफ का काम सिर्फ औद्योगिक क्षेत्रों में है और आपने उन्हें चुनाव में जो है तैनात कर दिया। ऐसे हालात का सामना कैसे किया जाए, उसके लिए पूरी तरह से अक्षम है, पूरी तरह से सक्षम नहीं है सीआईएसएफ। क्या कहा ममता बनर्जी ने आज हुए उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए। सीआईएसएफ ताদের কাজ কি? তারা জানে না how to control the mob. The problem is CISF has no role to play about the controlling mob because they are specially sensitized for the industrial area. But instead of industrial area, they are being deployed because of this control the public, and they are not trained for that. They are not trained for that. Very unfortunate things. And after that, they want to suppress the facts. That's why they said 72 hours you cannot go. Okay, when the election is not there, then I can go. When the election is already over, why can't I go? What is this system? You will kill the people, and after that I cannot meet the people. दोस्तों, एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं कि तृणमूल कांग्रेस क्या मुद्दे उठा रही है अपने 5 कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर। मुद्दा नंबर 1, भीड़ पर लाठी से नियंत्रण क्यों नहीं, यानी कि सीआईएसएफ ने लाठी चार्ज क्यों नहीं किया उस भीड़ पर? क्योंकि सीआईएसएफ का कहना है कि हम करीब 600 से 800 लोगों से घिरे हुए थे, तो क्या सीआईएसएफ लाठी चार्ज नहीं कर सकता था? मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2, आपकी स्क्रीन पर, हवा में गोली क्यों नहीं चलाई? हां, सीआईएसएफ ये जरूर कह रहा है कि हमने हवा में गोली चलाई थी, मगर फिर भी भीड़ जो है वो राजी नहीं थी, वो सुनने को तैयार नहीं थी। मुद्दा नंबर 3, सीआईएसएफ ऐसे हालात के लिए माकूल नहीं है, सक्षम नहीं है, फिर तैनाती क्यों? यह मुद्दा तो ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा ही रही है ना, कि सीआईएसएफ को यहां तैनात ही क्यों किया गया? यहां पर सीआरपीएफ को तैनात किया जाना था। दोस्तों, यही मुद्दा है कि चिदंबरम, जो कि कहने को कांग्रेस के नेता हैं, वो इसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी चुनाव में इस तरह की हिंसा कम ही देखने को मिली है, जिसके अंतर्गत सीआईएसएफ ने गोलीबारी कर दी और 5 पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को गोली मार दी। इसके बाद अगला मुद्दा आपके सामने, पांव पर गोली क्यों नहीं, छाती पर क्यों? बिल्कुल, आप मुझे बताइए, अगर सीआईएसएफ ने गोलियां जो हैं वो चलाई होती पांव पर, तो जाहिर सी बात है वो घायल हो जाते और वो डर के भाग जाते बाकी लोग, मगर सीधे छाती पर गोली मारी गई है। क्या यह प्रश्न उठना जरूरी नहीं है? क्या इससे नहीं पता चलता कि आप एक पूर्वाग्रह के चलते, आप पक्षपात के चलते उस भीड़ के साथ बर्ताव कर रहे थे? क्योंकि 5 के 5 जो लोग मारे गए वो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। इसके बाद अलग मुद्दा, बूथ पर सीसीटीवी काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या सीसीटीवी को वहां से हटा दिया गया? क्या उसे तहस नहस कर दिया गया? क्योंकि हमने जामिया में देखा था, आपको याद होगा कि उस वक्त पुलिस ही जो है वो सीसीटीवी कैमरे तोड़ रही थी। इसके बाद अगला सवाल, गांव वालों के पास हथियार क्यों बरामद नहीं हुए? क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि गांव वाले जो हैं वो हथियार के साथ आए थे, बमबारी कर रहे थे, गोलीबारी कर रहे थे, तो टीएमसी यही तो कह रही है कि आखिर कहां है हथियार? और देखिए, मैं जो अब आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इसे नौटंकी बता रहे हैं, टीएमसी के समर्थक इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने इस आदेश के अंतर्गत, जिस पर मैंने कल देर रात यहीं लाइव टीवी पर शो किया था, उसके अंतर्गत अगले 72 घंटे तक किसी को भी कूच बिहार जाने की इजाजत नहीं है। यानी कि ममता बनर्जी
अपने कार्यकर्ता जो मारे गए हैं उनके परिवार के साथ दर्द भी बांटने को नहीं जा सकती। तो ममता बनर्जी ने क्या किया? ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए उनके परिवारजनों से बात की। मैं चाहूंगा आप ये 2 मिनट का क्लिप देखिए, जिससे आपको पता चलता है कि ममता बनर्जी का राजनीतिक दिमाग किस तरह से काम करता है। বলো আমার ক্যামেরাটা অফ করা আছে? ঠিক আছে, এখনো ঠিক আছে? এইবার ঠিক আছে? এইবার ঠিক আছে? এইবার ঠিক আছে? পরিবারের লোক, আপনার নাম কি? আপনার নাম কি দাদা? হ্যাঁ, আচ্ছা ওর নাম কি? আচ্ছা ওর নাম কি ভাই? বাবু যে মারা গেছে তার নাম কি? হ্যাঁ, তার নাম কি? তার নাম কি? মনিরুজ্জামান। ঠিক আছে, তার 45 দিনের একটা বাচ্চা আছে। আচ্ছা, আপনি পরিবারকে বলবেন আমরা পরিবারেরটা সব দেখে দেবো, বাদ বাকিটা যে হারিয়ে গেছে তাকে তো পাবো না, আমরা তো বিচার চাই। যা বিচার চাইবার আমরা চাইছি, আমরা করছি, আমরা দেখাও করবো আপনাদের সাথে। আমি দেখাও আজকে যেতাম, কিন্তু আমাকে যেতে দেয়নি বদমাইশি করে। যাই হোক, আমি 14 তারিখে যাবার চেষ্টা করবো। আপনি আপনি পরিবারের জন্য, পরিবারের ওর যে 45 দিনের বাচ্চা আছে বা বউ যারা আছে তাদেরটা বাদ বাকি আমরা দেখে দেবো, ঠিক আছে? অর্থ আর কেউ আছে? আর কেউ আছে? देखा आपने? मैं जानता हूं आप में से कई लोग इसे नौटंकी बताएंगे। हो सकता है नौटंकी हो, बिल्कुल हो सकता है नौटंकी हो, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो इस देश की संस्कृति है ना। चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री जो हैं वो पिछड़े वर्ग के लोगों के पांव धोने लगते हैं। इसे क्या कहा जाए? प्रधानमंत्री सुबह तो खचाखच भरी एक राजनीतिक सभा को संबोधित करें जहां पर किसी ने मास्क नहीं पहना होता है, मगर शाम को फिर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हैं और कहते हैं कि मास्क पहनो। अब आप मुझे बताइए, क्या ये एक किस्म की राजनीतिक नौटंकी नहीं है? उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री ये आलोचना करते हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो। क्योंकि आपको याद होगा ऊना में कुछ दिनों पहले, ऊना, गुजरात के ऊना में दलितों की बेरहमी से पिटाई की जाती है और प्रधानमंत्री बाद में आते हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो। तो देखिए, जहां तक नौटंकी की बात है तो इसकी तो एक लंबी चौड़ी परंपरा रही है भारतीय सियासत में। इसलिए अगर ममता बनर्जी ये कर रही हैं तो मुझे इसमें कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं दिखाई देती है। मगर असल मुद्दा यहां पर यह है कि जिसे कहते हैं ना कि साडा कुत्ता कुत्ता और त्वाडा कुत्ता टॉमी, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी मारे गए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पर सियासत करती है तो उन पर कोई रोक नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आपके स्क्रीन पर यह खबर है। भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप था कि उनके कार्यकर्ता बापी अंकुर की गला घोंटकर मौत हो गई और इसके लिए वो टीएमसी को जिम्मेदार मानती है। अनिर्बान गांगुली नाम के एक बीजेपी नेता उनके परिवार में उनसे मिलने गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चुनाव आयोग ने उन पर रोक डाली? और अगर आप यह कह रहे हैं कि अनिर्बान गांगुली तो सिर्फ एक कार्यकर्ता से मिलने गए, यानी कि आप एक कार्यकर्ता की मौत और 5 कार्यकर्ताओं की मौत जिन्हें आधिकारिक तौर पर सीआईएसएफ ने आधिकारिक गोली से मौत के घाट उतार दिया, अगर आप उन दोनों के बीच में तुलना कर रहे हैं तो मुझे आपकी सोच पर दया आती है। और एक और, प्रधानमंत्री ने जब दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी तो क्या आप जानते हैं 2018 से बंगाल के अंदर जो बीजेपी की कार्यकर्ता जो है वो हिंसा में मारा गया था, 40 परिवारों को बुलाया गया था, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि उसके 40 कार्यकर्ताओं को राजनीतिक हिंसा में मौत के घाट उतार दिया गया था। उन 40 लोगों के परिवारों को प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में बुलाया गया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण से बड़ा कोई आधिकारिक समारोह हो सकता है इस देश में? वहां पर राजनीतिक कार्यकर्ता जो मारे गए उनके परिवार वालों को बुलाया गया था, तो क्या यह सियासत नहीं है?
और क्या एक साल में जख्म भर जाते हैं अगर आप यह कह रहे हैं कि नहीं वो तो एक साल पहले हो गया था या पिछले एक साल में हो रहा है? दिक्कत यह दोस्तों कि चुनाव आयोग पूरी तरह से पक्षपात कर रहा है। उसकी ढेरों मिसालें हमारे सामने हैं। मैंने आपको बताया ऐसी कोई मिसाल नहीं सामने उभर कर आती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता मारे जाएं और फिर चुनाव आयोग जो है पाबंदी लगा दे वहां पर किसी भी राजनेता के जाने को लेकर। और प्रधानमंत्री रैलीज में लगातार उन 5 लोगों की मौत को लेकर हमला बोल रहे हैं। किस पर? ममता बनर्जी पर हमला बोल रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, ये जो चुनाव है ना, ये बराबरी का मुकाबला बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि एक तरफ ममता बनर्जी है, उनकी अकेली शख्सियत है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास इस देश का सबसे लोकप्रिय चेहरा तो है ही, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में अमित शाह का राजनीतिक चतुरता, उनकी राजनीतिक सोच, उनके तमाम मंत्री, और सबसे बड़ी बात बीजेपी का पैसा, बीजेपी का रसूख, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स। अरे मुकाबला कहां है? यह तो ममता बनर्जी एक पॉलिटिकल फाइटर हैं। ये तो ममता बनर्जी हैं जिनकी अभी भी वहां की महिलाओं में साख बनी हुई है। अगर वरना मैं तो अभी ये घोषणा कर देता कि टीएमसी ये चुनाव हार रही है, क्योंकि ममता बनर्जी लड़ाई कर रही हैं, अंत तक लड़ाई कर रही हैं, इसलिए वो अब भी मुकाबले में बनी हुई है। वरना भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुकाबले में तो रौंद देती। मगर देखिए, ऐसे हालात में जब आपका सामना उस रसूख के साथ हो, तब आपको आखिरी लम्हे तक, आखिरी वोट तक लड़ना होता है। और ममता बनर्जी तो ऐसा कर ही रही हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यही लड़ाई तेजस्वी यादव ने बिहार में लड़ी थी। मगर यह बात अलग है कि वो आखिरी के 2 महीने में सक्रिय हुए थे। अगर तेजस्वी यादव लॉकडाउन के दौरान से पॉलिटिकल तौर पर सक्रिय हो जाते, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों कि बिहार में जो नतीजे आते ना, वो बिल्कुल उलट होते। खैर, वो तो जो बीत गई सो बात गई। आज ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी में थे। ये तस्वीरें देखिए, उन्होंने रैली को संबोधित किया और वो बार बार ये जतलाने का प्रयास कर रही थी कि इस मुकाबले में न सिर्फ बनी हुई हूं, बल्कि मैं राजनीतिक चुनौती भी गंभीर दे रही हूं। किस तरह से उन्होंने भीड़ के सामने नारेबाजी की, देखिए मंजर। एक जोड़े बोलून मा बोनेरा आमार, ভোটটা হবে তো? তাহলে বলুন জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, तराई डुअर्स, दार्जिलिंग, हमारा चाय बागान, जय जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय तपशिली बंधु, जय बांगाली बंधु, जय नेपाली बंधु, जय गोरखा बंधु, जय टोटा बंधु, जय राभा बंधु, जय मेघ बंधु, सबको जय करम पूजा, सती पूजा, जय देव सरना, सबको जय मरांगुरु, सब अच्छा रखे सबको, यही हम चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, जय बांग्ला। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि बहुत दुखद है कि कहने को तो ये चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए था, मगर चुनाव आयोग की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लगातार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें जो हैं उन पर प्रभाव डालने का प्रयास तो कर ही रहे हैं, बल्कि सफल भी हो रहे हैं। 3 चरण गुजर गए, 4 चरण चुनाव के गुजर गए, और अब जाके उन्हें होश आया है कि भाई मास्क भी लगाओ, कोरोना को लेकर गाइडलाइंस का पालन करो। मगर हकीकत यह है कि जो बर्बादी होनी थी वो हो गई। अब जाकर ये नींद से जागे हैं जब दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से जो है एक टिप्पणी की है। बेबाक में इसी तरह से पश्चिम बंगाल चुनावों से जुड़े मुद्दे मैं आपके सामने लाते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।